So, welcome to another class. Uh, just to remind you, we are speaking about chapter 6 life processes. In my 3 previous videos, in sequence, I have covered nutrition, respiration, and my last class was on transportation. And today is the last part of this chapter, that is excretion. So, let's see what is excretion. Excretion means removal of nitrogenous waste from the body. एक्सक्रीशन मतलब कुछ भी निकालना नहीं. एक्सक्रीशन मतलब मेनली जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स आपके शरीर में बन रहे हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट्स. ये नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. एंड नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ दूसरी चीज़ें और भी निकल जाती है, जैसे एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाता है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स निकल जाता है, दूसरी चीज़ें एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो या एक्सेस ऑफ एनीथिंग केमिकल्स, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है. लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली बनाया गया टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ये नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं क्या, थोड़ा समझते हैं. अपने बॉडी में खूब सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. उन बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में एक अमीन ग्रुप रिलीज होता है. ठीक है, ये अमीन ग्रुप ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि टॉक्सिक है हमारे शरीर के लिए, हमारे ही नहीं प्लांट के शरीर के लिए भी टॉक्सिक है. और ये चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो रही है, ये चीज़ हर जानवर में हो रही है. नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. ये निकालना जरूरी है. अगर ये आपके शरीर में इकट्ठा हो गए, ये टॉक्सिक हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, आपके ब्लड को पॉइजन कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली डेथ कैन अकर. सो ये अमीन ग्रुप को बाहर निकालना है, ये है नाइट्रोजनस वेस्ट्स. ठीक है, अभी अलग अलग जानवर ये अमीन ग्रुप को अलग अलग तरीके से निकालते हैं. देखिए, एनिमल्स लिविंग इन वाटर दे रिलीज दिस अमीन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. अमोनिया इज NH3. अमोनिया के रूप में बाहर निकाल देंगे. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. ओके, एंड व्हाट विल हैपन, दे विल डिसॉल्व दिस अमोनिया इन वाटर एंड दे विल रिमूव इट. तो मेनली invertebrates and aquatic organisms, mainly aquatic organisms, remove nitrogenous waste in the form of ammonia. अमोनिया होता है NH3. अमोनिया गैस, यूजुअली गैस है, लेकिन कुछ एनिमल्स में डिजॉल्व स्टेट में ब्लड में बनता है. उनमें जो मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, उनका शरीर नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया बना देता है जो उनके ब्लड में रहता है, और फिर उनके ब्लड से एक्सक्रीटरी सिस्टम वो अमोनिया को बाहर रिलीज कर देता है. अमोनिया काफ़ी आसान तरीका है, लेकिन अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. तो आपके शरीर में ये जमा हो गया तो इट इज़ वेरी टॉक्सिक. आपके टिश्यूज़ मेरे टिश्यूज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. सिर्फ पानी में रहने वाले जानवर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं. तो दे रिलीज अमोनिया. द एनिमल्स दैट रिलीज अमोनिया एज द नाइट्रोजनस वेस्ट are called ammonotelic animals. Again, the animals that release ammonia as their nitrogenous waste are called ammonotelic animals. Then there is another group of animals which convert the nitrogenous waste in the body in the form of urea. मतलब इनके शरीर में जो अमीन ग्रुप था या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट थे, वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू यूरिया, एंड यूरिया विल बी रिलीज्ड, एक्सक्रीटेड आउट ऑफ देयर बॉडी. दिस यूरिया इज नॉट एज टॉक्सिक एज अमोनिया. इट इज मॉडरेटली टॉक्सिक. ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, मॉडरेटली टॉक्सिक है. एंड मेनी या मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया.
ओके, तो यूरिया रिलीज करने वाले जानवर को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक। जो जानवर नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में बदल दे उसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिक, और यूरिया फिर उनके शरीर से बाहर रिलीज होता है, हम उन कैटेगरी में आते हैं। ओके, वी आर यूरियोटेलिक एनिमल्स, वी एक्सक्रीट यूरिया। तो व्हाट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी? नॉट अमोनिया, नॉट अमीन ग्रुप, बट नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी इज यूरिया। तो वी आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। The third group of animals, they release uric acid. तो उनके शरीर में नाइट्रोजनस वेस्ट इज कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड, एंड यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक कंप्लीटली। वो पॉइजनस होता ही नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, दैट इज इट इज इनसॉल्यूबल। ये ब्लड में घुलता ही नहीं है, ये ब्लड में घुलेगा नहीं, इनसॉल्यूबल। ऐसे जानवर कौन है यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले? मैनी इंसेक्ट्स, सम रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑल बर्ड्स। तो यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक कंप्लीटली, मतलब ऐसे जानवर, इनका शरीर थोड़ा सा भी टॉक्सिक वेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उनका शरीर नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में बदल देगा। यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक कंप्लीटली। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है कि ये इनसॉल्युबल है। यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल, ये सॉलिड ही रहता है, सॉलिड ही रहता है। ओके, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करने वाले जानवरों को बोलेंगे यूरिकोटेलिक। बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक, मेनी इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक, दे एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, बट दीज एनिमल्स विल नॉट यूरिनेट। इनके अंदर जो यूरिक एसिड होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उनके फीसेस के थ्रू ही बाहर आ जाता है, मतलब उनके डाइजेस्टिव वेस्ट का एक्सक्रीशन जब हो रहा है उसी के साथ बाहर आ जाता है। हैव यू एवर सीन अ बर्ड यूरिनेटिंग? अच्छा है वो यूरिनेट ना करें, है ना। अ बर्ड डज नॉट यूरिनेट बिकॉज द नाइट्रोजनस वेस्ट इन अ बर्ड इज यूरिक एसिड विच इज सॉलिड क्रिस्टल्स। तो उनके एक्सक्रीटा में ही, उनके ड्रॉपिंग्स में ही, जिसको हम बोलते हैं बीट, है ना, चिड़िया की बीट में ही वो यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। सो 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे आर एक्सक्रीटिंग आउट। अमोनोटेलिक, दोज हु आर एक्सक्रीटिंग आउट अमोनिया, यूरियोटेलिक, दोज हु आर एक्सक्रीटिंग आउट यूरिया, एंड देन यूरिकोटेलिक, दोज दैट आर एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। तो 3 टाइप के जानवर होते हैं, और वी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ यूरियोटेलिक। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया, रिमेंबर दैट। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। एक छोटी सी झलक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। सी, इन सिंपल एनिमल्स लाइक पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, जो कि बिल्कुल सिंपल एनिमल्स हैं, इनके शरीर में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो इनके शरीर का जो बॉडी सरफेस है उसी से ही नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है। जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, अमीबा भी इसी कैटेगरी में आएगा, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर प्लैटीहेलमिन्थिस, जैसे लिवर फ्लूक है, प्लानेरिया है, टेपवर्म है, ये सब प्लैटीहेलमिन्थिस है। इनमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, वो नाइट्रोजनस वेस्ट सीधा बाहर निकालते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। उनसे थोड़े बड़े जानवर हैं एनालिड्स, एनालिडा कैटेगरी जो है, एनालिडा में अर्थवर्म है, लीच है, नेरिस है, एंड सो मेनी अदर एनिमल्स। दीज एनालिड्स हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया एक छोटा सा स्ट्रक्चर है उनके शरीर के अंदर, टिश्यूज हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालने का काम करते हैं। देन आर्थ्रोपोड्स, the most successful animals on this planet, arthropods. These arthropods, they have a special system in the body called Malpighian tubules. इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो Malpighian tubules। तो इनके अंदर का नाइट्रोजनस वेस्ट इनके डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकल जाता है, मतलब खाना जो अनडाइजेस्टेड खाना है उसके साथ बाहर निकल जाता है।
तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. एंड इन वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स और अस मैमल्स, इन सभी वर्टिब्रेट्स में किडनीज होती हैं. किडनीज आर स्पेशल ऑर्गन्स, वी विल टॉक इन डिटेल. तो किडनी इज द ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन फॉर अस एंड अदर मैमल्स और अदर वर्टिब्रेट्स. So these are the different excretory organs or excretory systems in different animals. Just for an idea, not to get into detail of things. इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू शुड नो द नेम्स ऑफ दी स्ट्रक्चर्स कि हाउ डज कॉकरोच एक्सक्रीट. कॉकरोच कहाँ पे आएगा? आर्थ्रोपोड्स में. तो कॉकरोच के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है. हाउ डज अर्थवर्म एक्सक्रीट? दे बिलोंग टू एनालिड्स. एनालिड्स एक्सक्रीट आउट थ्रू नेफ्रीडिया. ओके. एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स लाइक फिश हो या फ्रॉग हो या सांप हो, छिपकली हो, बर्ड्स हो या इवन इंसान हो या डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, ये सब वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते हैं. हम सब में किडनीज आर द ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. तो लेट अस सी दिस किडनीज एंड हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रीट आउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. जस्ट पे अटेंशन ऑन द डायग्राम. द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन is the kidneys. We have 2 kidneys and these 2 kidneys, they are producing urine. How do they produce urine? By filtering the blood. आप देखिए किडनी से 2 ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं, है ना. एक है रीनल आर्टरी, एक है रीनल वेन. रीनल आर्टरी आती है एओर्टा से, रीनल वेन आती है वेना कावा से. तो ब्लड आपकी किडनी में आ रहा है और फिल्टर आउट हो रहा है, और ब्लड से जो फिल्टर आउट हो गया, जो कचरा बाहर निकल जाता है ब्लड से, उसको बोलते हैं यूरिन. और ये कौन कर रहा है? ब्लड से फिल्टर आउट कौन कर रहा है? किडनीज. द किडनीज आर फिल्टरिंग आउट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड. तो किडनीज प्रोड्यूस यूरिन. दे आर द मेजर ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, किडनी. अब ये सारा कचरा किडनी में रहेगा ही नहीं, तो किडनी उसको ट्रांसफर आउट कर देती है इनटू द यूरेटर्स. एक पतले पतले 2 डक्ट हैं, 2 पाइप्स हैं जो किडनी में से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में आ रहे हैं. तो यूरेटर्स आर देयर, राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर. दे ब्रिंग द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो ये यूरिन धीरे धीरे किडनी से होता हुआ धीरे धीरे आता है यूरिनरी ब्लैडर में. ये ब्लैडर एक स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर है. तो जैसे जैसे इसमें यूरिन बढ़ता जाएगा ये स्ट्रेच होगा. ओके. इट विल स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम, और स्टोर करते करते धीरे धीरे स्ट्रेच होगा. जैसे जैसे यूरिन इसमें बढ़ता जाएगा ये स्ट्रेच होगा. स्ट्रेच होते ही, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच होने पे ये अपने नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को सिग्नल देगा, एंड द ब्रेन विल देन डिसाइड व्हेन टू यूरिनेट. ओके. बट जब यूरिन रिलीज होगा, इट विल बी रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. दिस डायग्राम you should be very clear. There is only 1 urethra but 2 ureters, okay, and 2 kidneys. तो किडनी कहाँ होती है? आपके बैक साइड में, आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, somewhere in the middle of your back. तो kidneys are there behind, on each side of the vertebral column. आपकी रीढ़ की हड्डी के each side में है. What are they doing? They are filtering out blood. तो ब्लड में जितना वेस्ट मटेरियल है वो सब फिल्टर आउट कर रहा है किडनी, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर्स कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं. यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए और फिर रिलीज कर देता है थ्रू द यूरेथ्रा. दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सो किडनी में ऐसा क्या है जो कि ब्लड को फिल्टर आउट कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज nephron. Very important diagram for your board examination. So nephron is very important. This nephron, where is it present? It is present in the kidneys. Each kidney has thousands of nephrons. Okay. अब this is the functional unit of the kidney. तो किडनी में कर क्या रहे हैं? ये किडनी में ब्लड को फिल्टर आउट कर रहे हैं. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा. लेकिन ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए. दिस स्ट्रक्चर हैज़ अ बिग हेड. एक बड़ा सा कैप्सूल है जिसको हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं.
बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स आएंगी इनटू अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड वेसल्स आ रही हैं इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड। ओके, वो कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा ना। बोमेन्स कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स जाती हैं, इनको जनरली आप चाहें तो बोल सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, नहीं तो डिटेल में नाम लिखा हुआ है, द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द हेनलेज लूप। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं PCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं DCT, और दोनों के बीच में एक लंबा सा लूप हेनलेज लूप। इन तीनों को आप अगर नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रीनल ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। तो बोमेन्स कैप्सूल से जुड़े हुए हैं ये रीनल ट्यूब्यूल्स, और रीनल ट्यूब्यूल कहाँ जुड़ रही है? कलेक्टिंग डक्ट में। उस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे दूसरे नेफ्रॉन भी जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और ब्लड वेसल्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं ये, ब्लड वेसल्स बहुत क्लोजली इनके चलती है। क्यों चलती है आपको मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन में या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में समझ में आ जाएगा। तो ब्लड वेसल्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड एंड द नेफ्रॉन इटसेल्फ हैज बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, और बोमेन्स कैप्सूल जुड़ा हुआ है ट्यूब्स से जिसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, नहीं तो PCT, DCT एंड हेनलेज लूप, and then they are connected to the collecting duct. That is the diagram of nephron, very important structure. It is the functional unit of a kidney. Now let us see how does this work, how is urine formed. See, this is the nephron that you can see. First step in urine formation is the filtration process. Filtration process, glomerular filtration भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिल्ट्रेशन बाय ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें हर चीज फिल्टर आउट हो रही है, कोई स्पेसिफिक चीज फिल्टर आउट नहीं हो रही, सारा प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा है। तो जैसे जैसे एज द ब्लड गेट्स इनटू द बोमेन्स कैप्सूल इट इज फिल्टर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्लोमेरुलस। जैसे चाय फिल्टर करते हैं छलनी से, वैसे ही छलनी जैसा स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। जब ब्लड ग्लोमेरुलस में जाएगा तो ब्लड सेल्स अंदर ही रहेंगे, लेकिन ब्लड प्लाज्मा छन कर ग्लोमेरुलस के बाहर चला जाएगा। ग्लोमेरुलस के बाहर कहाँ? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। बोमेन्स कैप्सूल एक खोखली जगह है, तो ब्लड में से जो प्लाज्मा आया वो प्लाज्मा छन कर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चला गया। अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये प्लाज्मा जमा हो रहा है। जो ब्लड अंदर आया उसमें से सब कुछ फिल्टर आउट हो गया, उसमें अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो गई, इसलिए हम बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ इसमें तो बहुत सारा फिल्टर आउट हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर्स पर डे इज फिल्टर आउट, अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर्स पर डे। इतना तो ब्लड भी नहीं है अपन में, अपने अंदर कुछ 5 से 7 लीटर ब्लड है, तो 180 लीटर कहाँ से है? वो घूम घूम के वापस आता रहता है। तो पूरा दिन जब वो ब्लड घूम घूम के आता रहेगा, 180 लीटर के आसपास ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है, हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो फिर 180 लीटर बाहर आ गया तो हम यूरिनेट तो मुश्किल से 1 लीटर या 1.5 लीटर ही करते हैं एक दिन में। वी यूरिनेट अप्रोक्सीमेटली ओनली 1 लीटर, नॉट इवन 1 लीटर पर डे। तो जब इतना फिल्टर आउट हो गया तो वापस कैसे शरीर में चला जाता? इज द सेकेंड स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन। द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड द रीअब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमेरुलस ने तो सब कुछ छान लिया, आपका प्लाज्मा बाहर आ गया ट्यूब्यूल्स बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और बोमेन्स कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स के अंदर वो आता रहता है। अब ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्लाज्मा के अंदर, जैसे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे दूसरे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्लाज्मा में छन कर बाहर आ गई, वो सारा का सारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन के आसपास लिपटी हुई थी, ताकि ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स जो भी रीअब्जॉर्ब कर रही हैं
सीधा ब्लड में चले जाए। तो रीनल ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन एंड दैट रीअब्जॉर्प्शन इज वेरी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब होता है हर चीज वापस नहीं आ जाएगी, सिर्फ द इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स, ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स, इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, इम्पॉर्टेंट अदर सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड। तो 180 लीटर एक्सक्रीट आउट करने के बाद बाकी सारा जो मटेरियल है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 179 लीटर्स वापस ब्लड में चला जाता है थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द यूरिन। कितना यूरिनेट करते हैं अपन इज डिसाइडेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द रीनल ट्यूब्यूल्स, बिकॉज ये अगर ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब कर लेंगे तो यूरिनेट कम होगा, अगर ये कम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं तो ज़्यादा यूरिनेशन होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस ने तो सब कुछ बाहर निकाल दिया था। अब उतना सारा यूरिनेट तो होगा नहीं, तो ये रीनल ट्यूब्यूल्स को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो अगर रीनल ट्यूब्यूल्स ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लेगा, फिल्ट्रेट जो बचा है वो तो कम बचेगा, तो यूरिनेशन कम होगा। और अगर रीनल ट्यूब्यूल्स कम रीअब्जॉर्ब करता है ठंड के मौसम में, सर्दी में अगर कम रीअब्जॉर्ब करता है तो ज़्यादा यूरिनेशन होगा। फिल्ट्रेट ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा जल्दी जल्दी यूरिनेशन भी होगा और ज़्यादा यूरिनेशन होगा। दीज आर द मेजर 2 स्टेप्स। इसके अलावा भी एक और स्टेप है, छोटा सा स्टेप है, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स सिक्रीट सर्टेन सॉल्ट्स। अब कुछ ग्लोमेरुलस ने फिल्टर आउट नहीं किया हुआ होगा, उसके आसपास के टिश्यूज कुछ सॉल्ट्स सिक्रीट आउट कर देते हैं। ये रीनल ट्यूब्यूल्स, ये डीसीटी, खास करके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के आसपास कुछ टिश्यूज होते हैं, दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग सॉल्ट्स। तो उनके अंदर भी वेस्ट मटेरियल है, तो वो वेस्ट मटेरियल सॉल्ट्स के रूप में सिक्रीट आउट हो जाएगा। दैट विल एड ऑन टू द फिल्ट्रेट एंड दैट विल एड ऑन टू द यूरिन। तो ये 3 स्टेप याद रखिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। 3 स्टेप, ये 3 स्टेप नेफ्रॉन के अंदर हो रहे हैं। एक नेफ्रॉन में आपके दोनों किडनी में हजारों नेफ्रॉन्स हैं, इन सब में ये 3 स्टेप हो रहे हैं और दिन भर हो रहे हैं, रात भर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है बाहर चला जाता है, कलेक्ट हो जाता है इनटू द यूरेटर्स एंड यूरेटर विल सेंड इट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर from where it can be excreted out. That is the normal excretory system of a human being or any mammal for that matter. Is that clear? How urine is formed? Through the nephrons by the 3 steps that we just studied. Now what would happen when the kidneys fail? What is the failure of kidney? What is kidney failure? Kidneys का काम क्या था? नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना। जब किडनी ये अपना मेन काम ना कर पाए उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। किडनी जब नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर नहीं करेगी उसको हम बोलेंगे किडनी फेलियर। देखिए उस केस में हम क्या करेंगे, तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच किडनीज लूज द एबिलिटी टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो इस केस में हमें क्या करना है, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा? डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम ऑल्सो। तो सी द डायग्राम, ये व्यक्ति है, इस आदमी का किडनीज फेल है, इसके शरीर में नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर आउट नहीं हो रहा। इसको यूरिन तो होता होगा, यूरिनेशन होता होगा, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकल रहा है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इसके शरीर में जमा हो रहा है, विच विल लीड टू मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो व्हाट शुड बी डन? हीमोडायलिसिस शुड बी डन। हीमोडायलिसिस में क्या हो रहा है, देखिए, ब्लड विल बी टेकन फ्रॉम हिज ब्लड वेसल्स एंड इट विल बी pumped into a machine called the hemodialyzer। इस मशीन में देखिए, इस मशीन के अंदर सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल
ट्यूब्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, और ये सारी ट्यूब्स सेमी परमिएबल हैं, ओनली कुछ चीज़ों को बाहर जाने देगी, बाकी चीज़ों को अंदर ही रखेगी। तो इस ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब इन सेमी परमिएबल ट्यूबिंग्स के बाहर क्या है, जो ब्लूइश कलर का सब्सटेंस है, दैट इज द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज equal osmotic pressure as the blood, but it lacks यूरिया। इसमें ब्लड प्लाज्मा का सब कुछ होगा, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा का सब कुछ होगा एक्सेप्ट फॉर यूरिया। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ब्लड आ रहा है इस ट्यूब्स के थ्रू। और कैसा ब्लड? ऐसे व्यक्ति का ब्लड जिसका किडनी खराब है। इसका किडनी खराब है तो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होगा। तो ऐसा ब्लड आ रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया ज़्यादा है, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया है ही नहीं, और ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ब्लड इस पाइप्स में, इन ट्यूब्स में पास होगा, द यूरिया विल गेट डिफ्यूज्ड आउट, द यूरिया विल स्टार्ट मूविंग आउट इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, क्योंकि डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया है ही नहीं और ट्यूबिंग्स के अंदर यूरिया हाई कॉन्सेंट्रेशन में है। तो यूरिया विल स्टार्ट मूविंग आउट इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और जैसे जैसे यूरिया बाहर निकलता जाएगा, वो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, तो वो ब्लड वापस बॉडी में पंप इन होता रहता है लगातार। अब नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आया, लेकिन कहाँ आया? डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में धीरे धीरे यूरिया जमा होने लग जाएगा। इस वजह से डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज कंटिन्यूअसली चेंज्ड। जो यूरिया वाला डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो लगातार निकाला जाएगा और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन मशीन में डाला जाएगा। तो हीमोडायलिसिस इज अ ट्रीटमेंट टू फिल्टर वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड एज द किडनीज डिड व्हेन दे वर हेल्दी। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड बैलेंस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम इन योर ब्लड। तो हीमोडायलाइजर विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर ओनली व्हेन देयर इज किडनी फेलियर। जब किडनी अपना काम करना बंद कर दे, उसको आर्टिफिशियली हमें नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना पड़ेगा थ्रू अ हीमोडायलाइजर। ओके, तो याद रखिएगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया नहीं होता, और जब सेमी परमिएबल ट्यूब्स में अपना ब्लड डाला जाता है उसमें से यूरिया बाहर निकल जाएगा, बाकी ब्लड अंदर ही रहेगा, और वो ब्लड वापस पंप इन कर देगा। यूरिया बाहर निकल गया, वो अपने शरीर में वापस जा सकता है। सो दैट इज आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी। So that is completely about the human excretory system. Now let us see how do plants excrete out. Plants also are living cells. उनमें भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उनमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रही है। नाइट्रोजनस वेस्ट अगर उनमें भी बन रही हैं तो वो भी टॉक्सिक होंगी। वो कैसे निकालेंगे? प्लांट्स अपने नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे निकालेंगे, थोड़ा देखते हैं। सी, प्लांट्स के अंदर जितना भी वेस्ट बनता है, जैसे ऑक्सीजन इज वेस्ट फॉर प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो बाहर निकल रहा है थ्रू द स्टोमेटा, हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन भी हो रहा है प्लांट्स में। रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है प्लांट्स के। तो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी गैसेस हैं कहाँ से निकल रहे हैं? स्टोमेटा के थ्रू। वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, पहला सिंपल एक्सक्रीशन। दूसरा है प्लांट में जितना एक्सेस वाटर है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव्स तक जाता है, और लीव्स विल लूज दिस एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो गैसेस भी एक्सक्रीट हो जाती हैं, वाटर भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट? तो नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट्स in the form of gum, latex, resin and so many other products, tannin and so many other things. तो प्लांट के अंदर ये चीज़ें जमा होने लग जाती हैं, और कभी ना कभी प्लांट उन पत्तों को या बार्क को शेड ऑफ करके ये चीज़ों से छुटकारा पाएगा। तो प्लांट में से आपने जो गम निकलता है, जो दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है,
ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के. मोस्टली प्लांट्स what they'll do, they will store it in the leaves. लीव्स में लिविंग सेल्स है और लिविंग सेल्स में बड़ा सा वैक्यूल है, तो ये बड़े से वैक्यूल के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भरते रहते हैं प्लांट्स. जब तक वो पूरा भर जाता है पत्ता भी गिर जाता है. पत्ता जैसे ही गिर जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया. तो प्लांट में सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है. गैसेस निकलेंगे थ्रू स्टोमेटा, एक्सेस वाटर निकलेगा थ्रू ट्रांसपिरेशन अगेन बाय स्टोमेटा, एंड जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो वैक्यूल्स में जमा होंगे, नहीं तो अलग अलग जगह पे स्टोर होंगे एज गम, लेटेक्स एंड अदर थिंग्स. जब पत्ते गिरते हैं, बार्क गिरता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा पा लिया प्लांट ने. प्लांट में सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो ये कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम था, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. With this we end the whole series of life processes. I hope you understood all these topics. You need to revise them continuously, keep on reading about them, try to know more about them. That is how you will develop an interest, and that is how you will understand the whole thing. Biology is a vast subject. तो एक बार में पढ़ने से नहीं आएगा, आप जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया आएगा, और वो ज़रूरी है. तभी आपको पूरा सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का असाइनमेंट देख लीजिए. एक्सक्रीटरी सिस्टम का असाइनमेंट, so that's all for this class. We have completed the whole life processes. Study well. All the best.